हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्या क्लास। तो आज हम फिजिक्स में देखने वाले हैं ग्रेविटेशन एंड प्लैनेटरी मोशन पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब सीरीज में आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये ओलंपियाड सीरीज में क्लास 9th का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम डेप्थ डी, राइट। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन। उनको इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम काइनेमेटिक्स से रिलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये प्रॉब्लम्स ओलंपियाड के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पार्ट 1 में ये देखा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था ऑलरेडी, और हमने केपलर्स के 3 लॉज पढ़े थे और उनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छी कुछ प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, तो गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारा इसका पार्ट ग्रेविटेशन का पार्ट 1 देखें, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है बेटा? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब जिस पुल से अर्थ चीजों को अपने पास खींचती है, जिस पुल से अर्थ चीजों को अपने पास खींचती है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली ये आता किस वजह से है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, और उसकी वैल्यू हर प्लेनेट पे डिफरेंट होगी। ठीक है, हर प्लेनेट पे ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, वो हम देखेंगे कैसे। तो ये किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। मान के चलते हैं कि जैसे कोई पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, उससे एप्पल गिरा, तो एप्पल जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर हमने किसी बॉल को ड्रॉप किया, अगर वो बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो वो बॉल जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगी उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैसे ही जैसे हम डाइव करते हैं, अगर हम किसी पूल में डाइव कर रहे हैं तो जो हम डाइव करते हैं, जिस एक्सेलरेशन से हम डाइव करते हैं, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल इज दैट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। डेली लाइफ में आप इसको हर जगह फील कर सकते हो। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मान के चलते हैं ये हमारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है, इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m मास का। ठीक है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? स्मॉल m। अर्थ का मास कितना है बेटा? कैपिटल M। अब ये जो स्मॉल मास m है, इसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? इसका टोटल रेडियस r, ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर मैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैंने पिछली क्लास में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। G टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ऑब्वियसली कैपिटल M क्या है यहां पर? अर्थ का मास। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, हम फोर्स को और कैसे लिखते हैं? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? इस बॉडी का एक्सेलरेशन। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कितना एक्सेलरेशन फील कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा क्या यहां पर? एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम G से। इसको डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल g से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एग्जैक्ट अगर बोले तो और एग्जैक्ट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है अर्थ पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, हमने डिनोट कर दिया, सिंपल सी बात है, कर दिया डिनोट। ऑन अर्थ सरफेस
एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही होती है जो हमने लिखा है यहां पर। ठीक है, डायरेक्शन। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन क्या, कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो हमेशा कहां पर होगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगर हम कैलकुलेट करें कि मून पे जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे क्या होगी। आप देख रहे हो एस्ट्रोनॉट वहां पर कितने अच्छे से कूदते हैं, है ना, उनको कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, मतलब वेट फील ही नहीं होता, तो वहां पर ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 100 टाइम्स है ना। मतलब मास ऑफ द मून इज मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, वैसे ही रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। अभी हमने डिफाइन क्या किया, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो अर्थ के लिए थी। अगर हम मून के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल। एम को क्या लिखेंगे, मास ऑफ मून, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर अर्थ के टर्म्स में वैल्यूज डाल दो सारी की सारी। ठीक है, अर्थ के टर्म्स में जब वैल्यूज डालोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, जी टाइम्स कैपिटल एम। अब मैं यहां पर अर्थ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं केवल कैपिटल एम लिख रहा हूं। बस आप ये समझ लेना कि कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई। अब जो रेडियस है, रेडियस का क्या है बेटा, स्क्वायर हुआ है यहां पर, तो यहां पर रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर करोगे, ऊपर क्या चला जाएगा, 16 चला जाएगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 6.25 समथिंग कुछ आएगा, तो है ना। और ये जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या है, अर्थ पे जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो। ठीक है, तो जी ऑफ मून क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज जी ऑफ अर्थ, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 6 आएगा, अराउंड 6 आएगा समथिंग। ठीक है, तो जी ऑफ अर्थ जो है, जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, है ना, मैं वहां पे भी आंसर कर सकता हूं। चलो अब देखते हैं हाइट पे इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब मान के चलते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट है मान के चलते हैं, ठीक है, अब ये किसी हाइट h पे है, तब इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। एज वी गो टू द हाइट h above to the earth surface, the value of g decreases, the value of g decreases। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीजेस, है ना, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंक्रीजेस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बेटा ये बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है ना। और फिर क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पुल वीकन्स विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोटिस करने वाली, ये जो फॉर्मूला है जी एच, जी टाइम्स 1 - 2h बाई आर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे आता है। एच क्या है यहां पर बेटा, हाइट, कहां से, अर्थ के सरफेस से हाइट है इसकी,
अर्थ के सरफेस से जो हाइट है उस हाइट को क्या बोला गया है, h, और जो रेडियस है उसको तो कैपिटल R बोला ही गया है ऑब्वियसली, 2h/r। ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है ओनली जब जो h डिस्टेंस है ये रेडियस से बहुत ही छोटी हो, रेडियस से बहुत ही छोटी हो। अगर रेडियस से बड़ी हो गई ये वैल्यू या रेडियस के करीब आ गई, रेडियस के अगर बराबर आ गई, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल वहीं पर होगा जहां पर h इज लेस देन कैपिटल R। ये अगर सेटिस्फाइड है तब जाकर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। h लेस देन R, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वो मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे है। अब मान के चलते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लिया स्मॉल m है और ये मास है कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M बेसिकली अर्थ का मास। ठीक है, यहां से लेके सी डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई बेटा अर्थ के सेंटर से, h प्लस कैपिटल R। अब हमने यहां पर क्या माना है, h इज मच लेस देन कैपिटल R। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, लेट्स से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब आप वैल्यू लिखोगे तब क्या लिखोगे, g टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये कहां पर होती है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सरफेस पे हो। अब किसी हाइट h पे देख रहे हैं ना हम, तो किसी हाइट h पे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जी एच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई R प्लस h। यही तो सेंटर से डिस्टेंस होगी इसकी, R प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने माना क्या है यहां पर, h इज मच लेस देन R, h इज मच लेस देन R। अगर मैं यहां से R स्क्वायर कॉमन ले लूं, R स्क्वायर अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस h बाई R होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो आप, है ना। अब जी एम बाई आर स्क्वायर क्या था, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो, है ना, तो इसको हम सिंपल जी लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। अब h, इसको 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाओ, तब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर पावर -2, यही बनेगा इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाओगे तो। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहां पर देखो h क्या है, हमने क्या माना है, लेस देन कैपिटल R। तब आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो, जब h यहां पर जो भी अगर मान के चलो XYZ कुछ भी लिखा होता, XYZ अगर R से बहुत ज्यादा छोटा होता, तब हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम यहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। तब यहां पर ये क्या बन जाएगा, -2h बाई आर, और फिर हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि h लेस देन है। अगर हायर ऑर्डर टर्म्स लिखोगे तो क्या आएगा, h बाई आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब वो ये तो चलो आपके मतलब सिलेबस से हट के है, तो बस आप ये देखो कि फर्स्ट टर्म में -2h बाई आर आएगा अगर इसको हम बाइनोमियल तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, g टाइम्स 1 माइनस 2h बाई कैपिटल R। ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी हाइट h पे। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये किसी हाइट h पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। बस कंडीशन यहां पर एक है, इसको ध्यान में रखना है, यहां पर जो h है दैट इज मच लेस देन R। बस इसको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, क्लियर है ना। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो और इस कंडीशन को ध्यान में रखो। बाकी मैं आपको आगे बताता हूं कि अगर जब h लेस देन R ना हो तब हम कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, नाउ अगर हम डेप्थ की बात करें,
इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अगर हम किसी डेप्थ मतलब अंदर की तरफ जाएं धरती के अंदर, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? अगेन क्या होगा? एज वी गो अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से अगर हम डी नीचे आ गए, डी डेप्थ नीचे अगर आ गए, तब भी जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उसमें मास कौन कंट्रीब्यूट करेगा? केवल इतना मास कंट्रीब्यूट करेगा ना, ये पूरा मास कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, क्योंकि हम डेप्थ डी नीचे आ गए हैं ऑलरेडी। केवल इतना सा मास कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ अबव एक्सर्ट नो ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ये जो पार्ट है जितना ऊपर से हम नीचे की तरफ आए हैं वो ग्रेविटेशनल पुल में कोई भी पार्ट नहीं लेता है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल में पार्ट कौन लेगा? केवल ये इतना वाला पार्ट जिसकी हम पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं या पेरिफेरी पे आ गए हैं। ठीक है। ओनली द मास ऑफ द अर्थ स्फीयर बिलो द डेप्थ कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रेविटी, है ना। जो हम डेप्थ डी के नीचे आ गए हैं, जितना मास यहां पर है केवल वही कंट्रीब्यूट होगा, है ना। अब यहां पर फॉर डेप्थ डी यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है यही, जी एच इज इक्वल्स टू जी टाइम्स जी। यहां पर जो जी है वो सरफेस पे वैल्यू है, 1 माइनस, और डी जो है वो डेप्थ है, और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है? अभी दिखाता हूं ये फॉर्मूला कैसे आता है। इतना क्लियर है? चलो अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। चलो, फॉर डेप्थ डी जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब हम डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अर्थ को मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है। अर्थ क्या है? एक स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। मान लिया कि इसका टोटल रेडियस कितना है? कैपिटल आर। मान क्या लिया? लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हम यहां से टोटल मास निकालें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और रो क्या है? अर्थ की डेंसिटी। अब चाहे वो पूरे की डेंसिटी ले लो, चाहे इतने पार्ट की लो, डेंसिटी तो एक डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, चाहे पूरे पार्ट की लो चाहे स्मॉल पार्ट की लो, है ना। तो मास क्या हो जाएगा? रो टाइम्स 4/3, ये मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब यहां पर हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं जी, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां पर? सरफेस पे, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल एम की वैल्यू डाल दो फटाफट, तो कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। इसको फर्दर अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? जी टाइम्स रो 4/3 कैपिटल पाई आर। ठीक है, क्लियर है? ये वैल्यू किसकी हो गई? जी की। अब हम किस पे आ गए हैं? किसी डेप्थ डी पर आ गए हैं, ठीक है। अब इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये आर माइनस डी, ऑब्वियसली, ठीक है, आर माइनस डी डिस्टेंस होगी। तब अगर हम यहां पर मास लिखें, कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, कितना मास इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे? जी एट डेप्थ डी, है ना। सबसे पहले तो अगर आप यही वाला फॉर्मूला लिख दो सिंपल, कैपिटल जी रो 4/3 पाई। अब यहां पर आर जो है पहले कहां पे था? सरफेस पे, है ना। अब कहां पर आ गया? डेप्थ पे। तो यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितनी बनी इसकी? आर माइनस डी, है ना। तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? आर माइनस डी। क्लियर है? इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो फटाफट। जी डी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम डेप्थ डी डिवाइडेड बाई जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू एट द सरफेस, है ना। इनकी वैल्यूज डाल दो, जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी, ठीक है।
इसकी वैल्यू डालो 1 की, 0, 4/3 पाई कैपिटल आर, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से बचेगा क्या, ओनली आपके पास बचेगा आर माइनस डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इसको आर को आर माइनस डी में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। ठीक है, और इधर क्या है, जी डी बाई जी, तो जी को तो आप इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू एट सम डेप्थ डी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। इजी, इतना इजी था। ठीक है, तो ये किसी डेप्थ डी पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, किसी डेप्थ डी पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। अब हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात करें तो कंडीशन ध्यान में आ जानी चाहिए कि h लेस देन r के लिए वो वाला फॉर्मूला था। क्लियर है ना, अब वो वाला फॉर्मूला था, लेकिन h लेस देन r अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ g एट हाइट इक्वल टू द रेडियस। अब इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ h इक्वल्स टू r। अब यहां पर h लेस देन r नहीं है, h इक्वल्स टू कैपिटल R है। तब हम कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। चलो अच्छा देखते हैं कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखोगे किसी हाइट h पे, लिख दिया। सबसे पहले आप थोड़ा डायग्राम बना लो अच्छे से। लेट्स सी, सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस कितना, रेडियस, और ये कोई हाइट सरफेस से h है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, h प्लस आर। क्लियर है। अब यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, g टाइम सॉरी g कैपिटल M डिवाइडेड बाई h प्लस आर, क्योंकि इतनी ऊपर है ना ये, h प्लस आर होल स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा। h इज इक्वल्स टू कैपिटल R, वैल्यू डाल दो, g कैपिटल M। जब h इक्वल्स टू R डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R, और 2R का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4R स्क्वायर। और हमें पता है g कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्मॉल g। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हो गई किसी हाइट h पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, मतलब डेप्थ की बात कर रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, किसी डेप्थ डी पर हम क्या लिखते हैं, जी डी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर, यही लिखते हैं। अब किस पे कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे जाऊंगा तो मुझे कितनी डेप्थ चलनी पड़ेगी, टोटल आर ही चलनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं सेंटर पे पहुंच पाऊंगा। डी इक्वल्स टू आर, तो डी इक्वल्स टू आर डाल दो फटाफट इसमें, तो 1 माइनस कैपिटल आर बाई कैपिटल आर, कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस 1 0। तो एट डेप्थ डी, मतलब सेंटर पे कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा, 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं भैया ओलंपियाड में। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ स्मॉल हाइट h above the earth surface and at depth d is equals to h below the earth surface, which is correct, which is correct। अब इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शंस क्या कह रहा है
ग्रेविटी डिक्रीजेस इक्वली इन बोथ केसेस। अब ये तो हमने पढ़ा है कि चाहे अगर हम हाइट पे जाएं चाहे हम डेप्थ पे जाएं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होती है। तो भैया ऑप्शन ए को हमने रिजर्व कर लिया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ग्रेविटी डिक्रीजेस मोर एट हाइट, तो ये तो गलत है ना। ग्रेविटी डिक्रीजेस मोर एट डेप्थ, ये भी सही नहीं बैठ रहा। नो चेंजेस इन बोथ द केसेस, ये भी सही नहीं बैठ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कम ही होने वाली है, ठीक है, हमेशा डिक्रीज ही होने वाली है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो, एट वॉट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस विल द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ ऑफ सरफेस वैल्यू। मतलब हम कितनी डेप्थ पे जाएं तब जी की वैल्यू हाफ हो जाए, है ना। तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे भैया और कुछ नहीं करेंगे, जी डी इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। हमें डेप्थ की वैल्यू निकालनी है कि हम कितनी डेप्थ पे जाएं जहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सरफेस के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू के हाफ हो जाए। तो अगर इसके हाफ करनी है तो जी बाई 2 लिखो दो, यहाँ पर जी कर दो, क्योंकि जी ही तो सरफेस पे होती है ना। और डेप्थ पे जाना है जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ, तो जी बाई 2 लिख दिया यहाँ पर, 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। अब जी से जी कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर कर दिया, ठीक है। अब कुछ मत करो, डी बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब 1 माइनस 1/2 करोगे तो अगेन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ कितनी डेप्थ पे आ जाएगी बेटा, हाफ डेप्थ पे, मतलब रेडियस के हाफ पे अगर हम जाएंगे तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ h एंड डेप्थ d, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ h एंड d reduction in g at height h and depth d is proportional to। अब ये हमसे क्वेश्चन को ये पूछ रहा है कि बेसिकली डेप्थ और हाइट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, उनमें हमें बेसिकली रिलेशन बताना है। तो हमें दोनों के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। एट अगर हाइट हम h पे जाएं तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 माइनस 2h बाई कैपिटल आर, ठीक है। और अगर हम डेप्थ पे जाएं तब क्या होता है, g टाइम्स 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर। अब दोनों को कंपेयर करो आप जरा, यहां पर भी g है, यहां पर भी g है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर r है, यहां पर r है। रिलेशन क्या है, 2h और d का, बस यही तो रिलेशन है, यही तो फाइंड करना है हमें कि डेप्थ में और हाइट में क्या रिलेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो क्या रिलेशन आ गया यहां पर, d/2h, यही तो रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं मास एंड वेट की। मास और वेट क्या होते हैं, ठीक है। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो अपना वेट नापते हो तो वो वेट होता है, मास नहीं होता, है ना। देखो सबसे पहले मास, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, है ना। सिंपल से बहुत ही सिंपल है। मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंड मिला के टोटल एटम्स हैं उसका जो मैटर है वही मैटर क्या कहलाता है, मास, ठीक है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हर जगह पे यूनिवर्स में, तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे न्यूट्रॉन स्टार में चले जाओ चाहे ब्लैक होल में चले जाओ, मास की वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाली है, ठीक है। मेजर्ड विथ फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, देखो फिजिकल बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस वो चीज होती है जिसमें नोन मास के जरिए किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाला जाता है। नोन मास, अगर हमें नोन मास पता है उसके जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट का मास आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। फोर्थ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होती है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली है। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, क्लियर है। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या है,
वेट इज बेसिकली काइंड ऑफ फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मास के ऊपर लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं हम वेट। ठीक है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, मान के चलो किसी बॉडी जिसका मास m है वो अर्थ के ऊपर रखी हुई है, उसके ऊपर क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लगेगा नीचे की तरफ, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा mg। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड अर्थ सेंटर, इसका जो डायरेक्शन होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, वेट। 8th पॉइंट है मेजर्ड विथ स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन। वेइंग मशीन तो आपने देखा होगा जिसके ऊपर आप खड़े हो तो अपना वेट नापते हो, है ना, तो उससे हम अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 9th क्या है फॉर्मूला इसका, वेट mg, ऑब्वियसली अभी निकाला हमने m टाइम्स g, वेर m क्या है मास और g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ही इसकी SI यूनिट क्या होती है न्यूटन और CGS यूनिट होती है डाइन। डाइन, ठीक है, डाइन मतलब चुड़ैलन एक तरीके से। अब आप इसको देख सकते हो तो 1 न्यूटन क्या होता है, कन्वर्जन बता रहा हूं आपको, 1 न्यूटन बेसिकली 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो और रिमेंबर चाहे याद रख सकते हो, है ना, याद रख लेना, कन्वर्जन आ सकता है या क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मतलब जो जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा और कोई एक्सेलरेशन ना लग रहा हो। क्लियर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा और कोई एक्सेलरेशन ना लग रहा हो। अब यहां पर हम दो assumptions मानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो आप 10 भी यूज कर सकते हो, और उसकी डायरेक्शन कहां होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है, और यहां पर हम क्या मानते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट ही नहीं करते बेसिकली, है ना, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां पर a क्या होता था एक्सेलरेशन। अब यहां पर हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए हम किसकी बात कर क्या लगाएंगे a की जगह पर g। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहने वाली है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, इसलिए इसमें जो दो टाइप के मोशन है, अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन करें और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करें तब वहां पर प्लस माइनस का खेल चलता है, बस इसका ध्यान रखना है। ये जो प्लस माइनस का जो खेला है ना, बस इसका ध्यान रख लोगे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, है ना। अगर मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के पहले माइनस लगा दो, जहां पर जी लिखा हुआ है उसके पहले माइनस लगा दो, मतलब प्लस की जगह पर माइनस ले लो, सिंपल, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में अगर वेक्टर क्वांटिटीज का ध्यान रखोगे तो दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ये 9th क्लास का है, 9th क्लास का टॉपिक है। तो सिंपल से आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा हो तब आपको केवल क्या यूज करना है माइनस साइन, जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा हो तब आपको प्लस साइन यूज करना है, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखना है जी। जब अपवर्ड मोशन हो रहा हो तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा हो तब क्या लेना है पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन। क्लियर है, इतना क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो मान के चलते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है,
जिससे हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर दिया। ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया। अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाएगा तो फाइनली किसी जगह से जाके ये नीचे की तरफ गिरेगा ना। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर नीचे की तरफ भी तो गिरेगा। अब ये जहां से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0। यहां पर आकर ये मोमेंटरली रेस्ट में होगा, क्योंकि और ये ऊपर नहीं जा सकता, इसके बाद इसको नीचे ही आना है। अब ये नीचे की तरफ जब आएगा तब यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो हमने किससे फेंका है, u से। और मैक्सिमम हाइट मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम हाइट को हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल H से, है ना। जब ये किसी मैक्सिमम हाइट h पे पहुंचेगा तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब यहां से यहां तक का हमें टाइम कैलकुलेट करना है। लेट्स से द टाइम इज t। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, जब ऊपर की तरफ मोशन हो रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पर सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, g नीचे की तरफ, है ना। और मोशन कहां की तरफ हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, है ना। तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, माइनस वाला। और कौन सा, फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, सिंपल, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है उसकी, 0, इसको 0 लिख दिया। इनिशियल हमने किससे थ्रू किया था, u से, है ना, माइनस g, क्योंकि ये तो है ही, और t। अब इसको लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, u बाई जी। इतना ही टाइम लगने वाला है इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी आंसर कर दूंगा मैं। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। अब ये इसको जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही तो नीचे आने में लगेगा। जितना इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या माना है, नेग्लिजिबल, हटा दिया है उसको, तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है। जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ये नीचे आने वाला है। तो टोटल टाइम क्या होने जाएगा, 2 टाइम्स t, इसका दुगना। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो कैपिटल T क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स u बाई जी, यही हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो पार्ट बी भी हो गया। फिर क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैक्सिमम हाइट हमने देखी है, u से फेंका था, यहां पर 0 है। अब इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, h। ठीक है, अब ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब यहां पर कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वेलोसिटीज हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, थर्ड वाला। ऑब्वियसली थर्ड वाला क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g। और हाइट कितनी चल रहा है ये, h, तो h लिख दिया। फाइनली स्पीड क्या होने वाली है, 0। इनिशियली क्या है, यू स्क्वायर माइनस 2g, और टोटल हाइट क्या है, h, तो h क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, है ना। अब ये कौन सा पार्ट था, पार्ट सी। अब पार्ट डी क्या कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब यहां से यहां फिर यहां से यहां, टोटल डिस्टेंस। तो h तो चला ही ये, अब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तब भी कितना चलेगा, h, तो 2h चलेगा भाई, सिंपल सी बात है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h। जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा, तो d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स u स्क्वायर बाई 2g। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, u स्क्वायर बाई g। क्लियर है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब हमने उसको छोड़ा है, कोई वेलोसिटी नहीं दी है। मान के चलो किसी हाइट पे थे हम, है ना,
मान के चलो आईफल टावर पे चढ़ गए तुम और वहां से चढ़ के तुमने आराम से एक बॉल फेंक दी। फेक ही नहीं है, बस ड्रॉप की है। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, 0, क्योंकि ड्रॉप किया है ना, कोई वेलोसिटी दी नहीं है आपने उसको। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 0। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला पार्ट कह रहा है इसका, द डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकेंड्स। अब सबसे पहले देखो जो इसका मोशन है वो कहां पर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। जब डाउनवर्ड मोशन होता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्लस वाला। क्लियर है, प्लस वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकेंड्स। ये अगर कैलकुलेट करना है मतलब डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और टाइम हमें दिया हुआ है, तो हम कौन सा काइनेमेटिक्स का लॉ यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला लॉ क्या कहता है, एस इज इक्वल्स टू यू टी। और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मोशन कहाँ है, डाउनवर्ड, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस g/2 टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ड्रॉप किया है। जब ड्रॉप किया है तो ये पार्ट तो पहला पार्ट तो हो जाएगा 0। अब g की वैल्यू कितनी बोला है इसने, 10, तो 10 ले ली, 10/2। और टाइम कितना दिया है, द डिस्टेंस फॉल्स इन 3 सेकेंड्स, तो 3 का स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 45। तो 3 सेकेंड्स में कितना फॉल हुआ, कितना डिस्टेंस फॉल हुआ, 45 मीटर। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, इट्स स्पीड आफ्टर फॉलिंग 20 मीटर। अब क्या कह रहा है भाई कि भाई जब 20 मीटर गिर गया है तो इसकी स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, चलो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सोचो सोचो, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट वाला तो करेंगे नहीं क्योंकि टाइम है, सेकंड वाला में भी टाइम है, थर्ड वाले में टाइम नहीं है, थर्ड वाला यूज कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। और यूज कौन सा करना है, क्योंकि मोशन कहाँ है, डाउनवर्ड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, प्लस वाला, प्लस 2g। और मान के चलो किसी हाइट h गिरा, अभी लिखते हैं 20 मीटर, ठीक है। इनिशियली हमने इसको क्या किया है, ड्रॉप, है ना, और हमें ड्रॉप मतलब 20 मीटर गिरने के बाद मान के चलो ये 20 मीटर गिर के यहाँ कहीं पहुंचा, ये 20 मीटर गिरा वो, यहाँ पर हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी है ना, वही v पता करनी है, यही v होगी यहाँ पर, है ना। तो u की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0 प्लस 2 टाइम्स g क्या है 10 और h क्या है 20 मीटर, लिख दिया। 20 मल्टीप्लाई 20 400, है ना। अब v स्क्वायर से हटाओगे तो आगे ना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सिंपल, डिंपल के गाल में पिंपल, इजी है, क्लियर है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले डायग्राम बना लो। आप आईफल टावर पर चढ़े थे यहाँ पर, है ना, यहां से आपने ड्रॉप किया, u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0 था, यहां से आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये टावर पे आप चढ़े हो आराम से, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहां पर क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है जब उसकी स्पीड क्या हो जाए, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मान के चलो यहां कहीं आके उसकी स्पीड क्या हो गई, v इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां तो ड्रॉप किया है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर आकर 16 मीटर पर सेकेंड हुई और यहां से यहां तक आने में मान के चलो t टाइम लगा, क्लियर है। और मोशन कहाँ हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो v इज तो c पार्ट है ना ये, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, सिंपल, है ना। v की वैल्यू कितनी है 16, u कितना है 0 क्योंकि ड्रॉप किया है, g कितना है 10 और टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ गया 1.6 सेकेंड्स। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना, आप लोग तो स्मार्ट हो, कर ही सकते हो, है ना। तो डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू फॉल 125 मीटर, टाइम टेकन टू फॉल 125 मीटर। अब टाइम निकालना है ना, और फॉल फॉल भी दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस फॉल कर चुका है ऑलरेडी वो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकंड वाला। और कौन सा क्या यूज करना है, कौन सा साइन वाला, पॉजिटिव साइन वाला। तो s इज इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ g/2 t²। लिख दिया, क्लियर है। u कितना है 0, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 0, प्लस g की वैल्यू 10 लेनी है तो 10/2 मल्टीप्लाई, तो टाइम ही निकालना है तो इसको t² लिख दिया, है ना। और s क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना चल गया वो 125, तो इसको यहां पर लिख दिया 125। क्लियर है। 2 से कैंसिल किया ये 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल किया 25 टाइम्स, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड। 5 सेकेंड है वो 125 मीटर गिर जाएगा भैया। क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखो एक टावर जो है जिसकी हाइट दी हुई है आपको 20 मीटर्स, एक टावर जो है जिसकी हाइट दी हुई है आपको 20 मीटर्स, ठीक है। 20 मीटर्स क्या बोल रहा है, यहां से इसको रिलीज किया गया, वही रिलीज करना मतलब क्या, ड्रॉप करना, इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ये जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड हो रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल फाइंड करनी है, और टोटल डिस्टेंस दी हुई है, टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो थर्ड फॉर्म यूज करोगे। और मोशन कैसे हो रहा है बेटा, डाउनवर्ड, तो कौन सा वाला फॉर्मूला, प्लस वाला, तो क्या लिखोगे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2a, और जो हाइट है उसको हम s लिख देते हैं, है ना। और हमें v कैलकुलेट करना ही है, u की वैल्यू क्या है 0, और 2 एसेलरेशन क्या लग रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन ऑब्वियसली g, तो g की वैल्यू क्या लिखेंगे 10, और s क्या है 20। अगेन करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर अब हम नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, है ना, तो स्टे ट्यून्ड, बने रहे हमारे साथ। इस स्कैनर को स्कैन करें और फिर से ऐप डाउनलोड करें ताकि हम और इंटरेक्टिव लर्निंग कर पाएं। अगर आप IIT JEE फाउंडेशन या अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बोर्ड्स एग्जाम या स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शिक्षा क्लास ऐप पे आपको बहुत अच्छे इंटरेक्टिव टीचर्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको स्कैन करके शिक्षा क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।